हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे आप सभी मस्त होंगे हुदा यहाँ पे। और फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है टुडे हमारा सेशन है हिंदी गद्यांश, और लास्ट में हम व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखो कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं अपने गद्यांश को। और हाँ देखो, ये जो आपका इसमें हिंदी सब्जेक्ट है ना, इसमें भैया आपके 2 भी गद्यांश पूछे जा सकते हैं। एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 5 मान के चलिए 10 क्वेश्चन का आपका गद्यांश ही आएगा। अब देखो आपके लिए कितनी बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गद्यांश आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्या है कि अगर आपको 5 नंबर बिल्कुल फ्री में चाहिए तो कंसेप्ट तो समझना ही होगा। तो आइए चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है सारी चीज़ें हम यहाँ पे ठीक है देखेंगे। पार्ट 3 है, इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप सबको क्या करना है, देखो PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड ठीक है कर दी जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पर अगर हम बात करें, ओनली आप वीडियो को कंसेप्ट ओनली 1 या 2 बार ही देख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम PDF से करेंगे। इसलिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अब हम अपने बेहतरीन से गद्यांश की ओर, जो कि एक बहुत ही जो है गजब सा यहाँ पे हमारे बीच में एक बहुत अच्छा जो है गद्यांश है। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका मीनिंग अपने शब्दों में बताऊंगी। अनुच्छेद को पढ़ना है और यहाँ पे 1 से 5 तक के आंसर आपको यह अनुच्छेद पढ़ के ही फिर सही करेक्ट आंसर्स देने हैं। यानी कि अनुच्छेद के आधार पर ही हमें सही आंसर बताने हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णतः पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सफलता असफलता को भी सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? सफलता की कुंजी कहा गया है असफलता को। इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, ठीक है, ऐसा ही लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक भी कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलने रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता एवं जीवन ही सफल है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका मीनिंग बताऊं एंड 2 ही शब्दों में बताऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। अब जितने भी डियर फ्रेंड्स है पे यूपी ट्रिपल एसएससी ठीक है पेट एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करेंगे। अब देखो ये कड़वा है पर सच है, इनमें से सभी स्टूडेंट सफल नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट सफल अवश्य होंगे। वो कौन होगा? जो कि निरंतर मेहनत करेगा एंड यहाँ पे उसके मन में बिल्कुल भी 1% ये नहीं जो है निराशा आई होगी कि मैं असफल हो जाऊंगा। नहीं, वह हमेशा निरंतर सफल होने के ही लिए उजागर होगा, है ना। जो निरंतर कर्तव्य ठीक है निरंतर कर्तव्य से पालन कर रहा है और निरंतर
अभ्यास करेगा और निरंतर मेहनत करेगा वही टिकाऊ रहेगा। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्य ने असफलता को भी सफलता का ही एक क्या बताया है, कुंजी कहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार आपने अब से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने अब से पहले बहुत बार यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम दिया होगा, लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप उस समय क्यों असफल हुए थे, कहाँ पे किस चीज़ की कमी रही थी, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, क्या नहीं पढ़ा था, आने वाले टाइम में उस पर ज़्यादा प्रिपेयर रहने, ठीक है, उस पर ज़्यादा प्रिपरेशन करो बेहतरीन तरीके से। तो आप बताओ, आप असफलता से ही तो सीखते हैं सफल होना भी, ठीक है। अगर हम दुनिया में गलती ही नहीं करेगा कोई भी तो कैसे सीखेगा भैया, बिना गलती के कोई कुछ नहीं सीखता। इसलिए अगर आप असफल नहीं होगे तो आप कैसे सीखोगे, क्लियर है। और असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता, अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ऐसा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या बात है कि अभी यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम है भाई 2025 में, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात भी नहीं देख रहे हैं, दिन भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हुए यहाँ पे फेल हो गए, फिर भी क्या हुए भाई हम यहाँ पे फेल हो गए। तो हमें जो है निराश नहीं होना है एंड हमें आने वाले टाइम में मेहनत करनी नहीं छोड़नी। अरे भैया इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार होगा, फिर मेहनत करेंगे, इसमें नहीं हुआ और किसी एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे उसमें होगा, ठीक है। लेकिन आपको शांत नहीं बैठना, लेकिन हम चुपचाप बैठ जाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा हम प्रयत्न नहीं करते। अरे भैया मुझसे यूपी ट्रिपल एस से बैठ के एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा, नहीं मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे निकला है, मैं दोबारा किताब उठाऊंगा ही नहीं, बस मैंने तो यह ही ठान लिया। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और बोझ लगता है, कुछ नहीं हो धरती पर, ठीक है, तुम बोझ हो धरती पर। निराशा का अंधकार नहीं केवल उसकी कर्म शक्ति पर उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या भी, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जिस बंदे को कुछ जॉब लेनी होती है या कुछ पेपर निकालना होता है उसका नहीं निकलता, जॉब नहीं मिलती तो क्या करते हैं, फांसी लगा ली, है ना, या फिर भैया किसी गाड़ी के आगे है ना एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कहीं पे जो है नदी में कहीं पर भी कूद गए, वहाँ पे ऐसे ये हो गया वो हो गया, ऐसी दुर्घटना घटित होती है कि नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चे आत्महत्या तक भी कर बैठते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने जो है फ्यूचर को लेकर के। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्मपथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अरे भैया आज नहीं हो रहा है तो कल अवश्य होगा, ऐसा नहीं कि तुम गवर्नमेंट जॉब से ही कुछ जो है हासिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर मेहनतें लगन है तो प्राइवेट वर्क भी बहुत है, आप उससे भी अपना, लेकिन आत्महत्या आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर है भैया। पैंट टपक गया, क्या बात है, चलिए। सो आई होप समझ आ गया। सो बस इस जो है गद्यांश में एक यही पॉइंट से छिपा हुआ है कि अगर आप निरंतरता मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप सफल अवश्य होंगे। और हाँ, अगर आप असफल भी होते तो भी आप, ठीक है, अगर आप असफल भी होते तो भी आप जीवन में सफल होने के लिए असफल होते हैं, ठीक है। सफलता असफलता की ही क्या मानी जाती है, कुंजी मानी जाती है, क्लियर है। जब तक हम असफल नहीं होंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे अपने जीवन से, कैसे आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे भैया ये सारी चीजें हमारी जीवन से ही जुड़ी हुई है, क्लियर है। सो चलो और फटाफट यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है बताओ। गद्यांश में सेकंड लाइन में ही ये आपका पॉइंट्स था। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, अपयश है, अनुभव की संपत्ति है, धन दौलत है, आशा के पुष्प है, क्या बात है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है बताओ। तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति। मानो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन जैसे उसने साइकिल चलाना सीखा, स्टार्ट किया तो उससे नहीं हुआ, बार बार गिर जाता है, कभी इधर गिर गया, कभी उस गड्ढे में गिर गया, कभी सड़क पे गिर गया, कभी यहाँ वहाँ ऐसे वैसे। लेकिन 3 बार 4 बार उसने मेहनत की कंटिन्यू, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार उसने साइकिल बिल्कुल सही से चलाना सीख लिया। तो ये चीज़ क्या है कि असफल, वो जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा था, अब उसने अपने अनुभव के आधार पर उसे पता है कि मैं बार बार साइकिल से क्यों गिरता हूँ, बार बार मैं साइकिल से क्यों गिरता हूँ, क्या रीज़न है, मुझे कैसे इसे कंट्रोल करना है, ओके, किस माध्यम से।
तो भाई वो डायरेक्शन उसे पता चलेगी। तो आपके भी जीवन की यही एक धारणा बनी हुई है कि अगर आप बार बार असफल होते हैं तो उसमें भी आपको अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होगी, पता लगाना होगा कि हाँ कैसे हम जो है यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो भैया असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव की संपत्ति। जैसे वो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बार बार गिर जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उसने साइकिल चलाना सीख लिया, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीखा कि मैं अब गिरा था, क्यों गिरा था, क्या रीज़न हुआ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, देखो मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, सफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखो मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो भाई निष्काम भाव से, सफलता की चिंता के बिना, आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो बिल्कुल ये सही बात है। मानो हमारा कोई पर्पज़ है, ये है UP SSC, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा पर्पज़ है कि ये हमें क्वालिफाई करना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट है कि असफलता की चिंता किए बिना ही हमें मेहनत करनी है। अगर हम अपने मन में यह ठान के बैठ जाएंगे कि हम शायद सफल होंगे, नहीं होंगे, हम असफल ही होंगे शायद, तो हम कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। ये और निष्काम भाव से, बिल्कुल अपने पूर्ण लगन भाव, अपनी लगन से, आपकी लगन, आपकी रुचि, आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, तभी आप जो है इसे हासिल कर पाओगे। आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, आपको आशा निराशा के चक्कर में नहीं फंसना है। ये नहीं कि आप निरंतर निराश हो रहे हो, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको ऐसा भी कुछ नहीं करना है। अगर आप निराश रहोगे कि हाँ भाई पता नहीं, पढ़ तो रहा हूँ लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं पता, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो डियर फ्रेंड्स, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, सफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? बेस्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? धन को, परिश्रम को, असफलता को, या फिर शारीरिक बल को? तो मनुष्य ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? तो बताइए सफलता की कुंजी किसे कहा? क्या धन को कहा है कि पैसा बहुत होना चाहिए हमारे पास में, अगर बहुत सारा पैसा है तो हम सफल ही सफल है, चलो, या फिर परिश्रम को, चलो देखते हैं, शारीरिक बल को? तो जो चीज़ गद्यांश में कही गई है हमें उस पर प्रिपेयर होना है। अपने दिमाग से हम अगर लगाएंगे ना, ओके, तो हम गलत भी कर सकते हैं। हमें गद्यांश के आधार पर देखना है। तो गद्यांश के आधार पर सफलता की कुंजी किसे बताया गया है? असफलता को। किसे बताया गया है? असफलता को। ठीक है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट होगा। मानो एक बालक है, ठीक है, मैथ के सम्स सॉल्व करता है, मैथ के क्या करता है? सम्स सॉल्व करता है, बार वह सम्स कर रहा है, लेकिन बार उससे त्रुटि हो रही है, लेकिन फिर भी वह मोटिवेट है, खुद प्रेरित है, खुद कर रहा है, उसे पता है कि मैं करूँगा और कर लूँगा और मुझे इसका आंसर खोजना है तो खोजना है। एंड टाइम पे आकर क्या करता है? बार असफल होकर वो सफल हो ही जाता है और अपना आंसर प्राप्त कर लेता है। तो क्लियर आई है ना समझ बात? ठीक है, तो मनुष्य ने सफलता की कुंजी किसे माना है? तो भैया मनुष्यों ने सफलता की कुंजी माना है असफलता को। अगर हम सब असफल ही नहीं होंगे तो कैसे हम सफल हो पाएंगे? हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे अंदर क्या त्रुटि है, क्या कमी है हमारे अंदर, क्यों फेल होते हैं हम, क्यों रह जाते हैं एक नंबर से हम? बताइए हमें आप। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, जो परिश्रम से
जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते। तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो भैया कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, बताओ कैसे व्यक्तियों का धीरे धीरे जीवन बोझ, हाँ उस व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन बोझ बन जाता है जो ये ठान लेता है मुझसे नहीं निकलेगा, यूपी ट्रिपल एसएससी पैट एग्जाम मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे नहीं निकलेगा, क्या फायदा है, मैं पहले भी फेल हो गया था, इस बार भी फेल हो जाऊंगा, बस मैं नहीं पढ़ता, बस मॉम मुझे नहीं भरना नोटिफिकेशन यहाँ पे, ओके आ रहा है, मैं नहीं फॉर्म फिलअप करूंगा, रहने दो। तो ये क्या है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। मानो ये बच्चा है, एक बार जो है यहाँ पे आपका एग्जाम होता है 2023 में, जब एक बार वहाँ पे यूपी ट्रिपल एसएससी पैट के एग्जाम में असफल हो जाता है, सो अब 2025 में आया तो अब क्या कह रहा है कि मुझे नहीं भरना, मैं पिछली बार फेल हो गया था तो इस बार क्या खाक मुझसे निकलेगा। तो यही है। तो आप ऐसे व्यक्ति, आपका ऐसा जीवन है जो धीरे धीरे बोझ बन गया है, जो आप असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, आपने ठान लिया है कि बस मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं भरूंगा, अरे भैया मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है चलो। सो 5 क्वेश्चन देखो, जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरों से अपना काम निकालने में। तो जीवन की सार्थकता किसमें है? असली जीवन क्या है, लाइफ है क्या, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, ये यहाँ पे बताना है। जीवन क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता ये नहीं कि हर समय सोते रहो, हर समय सोते रहोगे आप तो बताओ कौन देगा आपको भैया, नहीं देगा ना कोई खाने पीने को। बहुत सारा धन कमाने को क्या बात है, ऐसे थोड़ा ही ना कमा लोगे जब तक मेहनत नहीं करेंगे। दूसरों से अपना काम निकाल लो, चलो क्या दूसरों पर ही काम कराते रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे कभी। सो जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य मार्ग पर चलने रहने की आनंद में। अगर आप निरंतरता अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर है, यही अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की बात करें 2023 में जब इसका फॉर्म आता है, यहाँ पे आप भरते हैं, अगर आप असफल हो जाते हैं इसमें तो फिर भी आपने अपनी ठीक है आशा नहीं छोड़ी। आपका ये मन है कि जब भी आएगा 2024 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, जब भी आएगा बिल्कुल मेरा टारगेट है, मैं इसे अचीव करूंगा, अपने गोल को अचीव करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसे प्राप्त करूंगा। जब भी फॉर्म आएगा बहुत मेहनत करूंगा। तो अब 2025 में आपके आगे टारगेट है, इतनी मेहनत करो, जी जान लगा के, जी जान तोड़ दो बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। और अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में हमेशा पर और सबसे मेन है कि आनंद से पढ़िए, झिल मिलाते हुए पढ़िए, एकदम बढ़िया चिल करते हुए। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट है। सो भैया यहाँ पे गद्यांश के क्वेश्चन तो फिनिश हुए, 5 क्वेश्चन थे, अब 6 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन तक है हमारे। हम ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए, आपके इसमें ग्रामर है और गद्यांश है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे एक होता है आपका लघु स्वर, एक होता है भैया दीर्घ स्वर, ओके, और एक होता है प्लुत स्वर। ये होते हैं ना 3 स्वर, क्लियर है? चलिए, होते हैं, ओके। तो लघु स्वर में होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और एक मात्रा का ही समय लगता है, ओनली बहुत कम समय लगता है। जैसा ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है, ये इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, क्लियर। अब दीर्घ स्वर ये होते हैं जैसे कि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है और औ है। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी संख्या 7 होती है, इसको भी याद रखो। प्लुत स्वर जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर को। प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का, यानी कि काफ़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका हम तब यूज़ करते हैं मानो कोई बंदा हमसे बहुत दूर खड़ा है। ये तो एग्जाम्पल आपने सुना ही है, ओम वाला है ना, तो जिसमें भी बीच में ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है और बीच में इस तरह 3 सा वर्ड दिखे ना, तो बस समझो कि वही हमारा एग्जाम्पल है, प्लुत स्वर वाला एग्जाम्पल है। मानो कि मेरा फ्रेंड है राम, काफ़ी दूर खड़ा है, मुझे से आवाज़ लगाना है, तो मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगी उसको? राम, है ना, ऐसे थोड़ा ही बोलूँगी, राम तो नहीं सुनेगा, काफ़ी दूर है तो काफ़ी टाइम तक ही मुझे अपनी जो वॉइस है वो निकालनी होगी आवाज़ लगाने के लिए। तो मैं पुकारूंगी उसको,
राम। तो जब हम बहुत देर तक बोलते हैं, जैसे कि ओम, ठीक है, तो वहीं पे क्या है, प्लुस स्वर है। तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा नहीं है, फटाफट यहाँ पे आइए और बताइए। देखो दीर्घ स्वर में बड़ा आ भी है, बड़ी ई भी है, बड़ा ओ भी है, लेकिन यहाँ पे जो ये भैया हमारा ए है, ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि ये लघु स्वर है। क्या है, ये हमारा लघु स्वर है और मूल स्वर है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। पूछा है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए। क्लियर है, समझ आया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम समझाएंगे बिल्कुल सिंपली, कोई भी टेंशन नहीं होनी यहाँ पे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो हिंदी में ध्वनियों की बात कर रहे हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती है। तो भैया हिंदी में ध्वनियाँ बताइए इन्होंने कि 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ओके, देखते हैं कौन कौन सी है। तो एक तो होती है आपकी स्वर ध्वनि, ठीक है, एक होती है भैया आपकी यहाँ पे व्यंजन ध्वनि। तो 2 ध्वनि यहाँ पे ये बताते हैं। चलो, तो स्वर यही होते हैं, ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, ये होते हैं। और व्यंजन, देखो स्वर, अगर हम इसकी आपको परिभाषा बताएं तो ये होते हैं जो कि स्वयं बिना किसी, ठीक है, बिना किसी की सहायता से यूज किए जाते हैं। यह किसी की सहायता नहीं लेते हैं, बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन, इनको स्वर की सहायता से, ये जो है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। और बाकी भैया ये जो व्यंजन, ये जो स्वर है, इनको छोड़ के बाकी सभी हमारे व्यंजन है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कै, मैंने बोला कै, तो बताइए कै में क्या निकल रहा है, तो कै में निकल रहा है कै प्लस ए। कैसी वॉइस है, कै। मैंने बोला का, मैंने बोला का, तो का में किसकी वॉइस है, का, कै प्लस आ स्वर है कि नहीं। तो यही होते हैं व्यंजन जो कि बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। और स्वर ये होते हैं जो कि खुद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की हेल्प नहीं होती। ओके, इन्हें किसी की हेल्प नहीं होती, खुद स्वतंत्र होते हैं। इसलिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, 2, एक स्वर है, वॉवेल्स है, और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स है। क्लियर है, समझ आया, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बताना है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब बताना है हमें मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 है, 3 है, 7 है, 9 है। तो डियर फ्रेंड्स, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताए जाते हैं आपके मात्रा के आधार पर जो स्वर है कितने प्रकार के हैं, ठीक है। हाँ चलिए 1 मिनट। मात्रा के आधार पर स्वर यहाँ पे बताए गए हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। इसमें वही, इसे हम आप जो है लघु भी कह सकते हैं और यहाँ पे मूल भी कह सकते हैं, लघु या फिर मूल स्वर। ओके, 2 कौन कौन से हैं। और फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो यह मात्रा के आधार पर आपके बताए जाते हैं यहाँ पे। अब देखो लघु और मूल स्वर वही जो कि 4 होती है, इनकी संख्या ए है और छोटी ई है, छोटा ओ है और री है, ठीक है। और ये दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ और औ। ओके, ये होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। ये होते हैं दीर्घ स्वर, ये होते हैं लघु और मूल स्वर। और मात्रा के आधार पर स्वर ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, ये वाले, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है, अगर कोई डाउट्स है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट्स वैसे होना भी नहीं चाहिए। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहेंगे अक्षर। एक से अधिक वर्णों के, एक से अधिक वर्ण के मेल को पूछा है। जैसे यहाँ पे है कै, कै में ए है,
मैं में भी ए है, ले में भी क्या है, ए है। जैसे यहाँ पर है क्या, कमल, तो ये कमल, ये क्या है, एक शब्द है। बताना एक से अधिक वर्ण हो गए, वर्ण, एक एक वर्ण, तो ये छोटे छोटे एक एक वर्ण हैं, तो जब ये मिलेंगे, इनको मिलाएंगे तो फिर एक यहाँ पे शब्द बनेगा कमल। तो छोटे छोटे ये जो वर्ण है, इनको मिला के इनके मेल को, छोटे छोटे इन वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, अक्षर। क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। स्वर वे होते हैं जो कि खुद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के यूज किए जाते हैं। व्यंजन जो कि स्वर की सहायता से यूज किए जाते हैं। अनुस्वार वह होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा चांद, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दी, चांद है ना, बिंदु लिखा मैंने, बिंदु, तो यहाँ पे जो ऊपर ये बिंदी से लगाए ना, यही अनुस्वार। अनुस्वार को यूज करने में हमारे नाक का यूज होता है। अनुस्वार का जब हम यूज करते हैं नाक, जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला चांद, तो नाक का भी इसमें यूज हो रहा है। तो जो ये बिंदु देखो, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। देखो विसर्ग ये होता है किसी भी शब्द के पीछे इस तरह दो बिंदी है, ये विसर्ग होता है। अनुस्वार वे होता है किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे ये बिंदी होती है। ओके, ठीक है, समझ आया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि, वैसे अगर हिंदी में संधि की बात करें 3 प्रकार की है। एक यहाँ पे है स्वर संधि, एक है यहाँ पे व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है इसके भी पार्ट्स है। स्वर संधि के पार्ट से 5, कितने, 5। कौन कौन से है, देखो, एक है भाई यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि, ओके, और एक यहाँ पर है हमारी भैया वृद्धि संधि, एक यहाँ पर हमारी है भाई वृद्धि है, दीर्घ है, वृद्धि है, यण है, और एक है अयाधि, और एक भैया यहाँ पर है गुण संधि। गुण संधि, अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक ये रहेगी, जहां पर भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा री दिखे, ओके, वहीं पे क्या है, दीर्घ संधि बहुत सिंपल है। वृद्धि संधि, जिस भी शब्द पे 2 मात्रा दिखे वहां पर है वृद्धि संधि। जैसे कि एग्जांपल सदैव, पूछे सदैव में कौन सी संधि है, तो 2 मात्रा दिखी ना, फटाक से लगाओ, वृद्धि संधि। और गुण संधि वह होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ 1 मात्रा है। जैसे मैंने कहा मनोहर, तो मनोहर में गुण संधि, क्योंकि 1 मात्रा दिखी ना, तो लगा दो, ट्रिक समझो। यण, ये, वे और रे से पहले, ये व रे से पहले जब आधा वर्ड आता है, यह व रे से पहले जिसमें भी आधा शब्द है, तो वहां पे यण संधि है। अयाधि संधि में मिनिमम मान के चलो 3 ही शब्द के होते हैं, सन्नयन, पवन, पावन, पावक, है ना, ये आपकी अयाधि संधि है। इस तरह स्वर संधि के 5 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द है, वर्ण है, अर्थ है, मात्रा है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम, देखो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द को। जैसे मैंने एक यहाँ पे शब्द लिखा कमला, तो ये क्या है, भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम छोटी इकाई माना जाता है। वर्ण यही, जैसे देखो मैंने कमला लिखा, तो वर्ण जैसे मैंने छोटे छोटे कमला में कै, ए भी है इसमें, मैं प्लस ए, ले प्लस इसमें आ है, ये छोटे छोटे वर्ण हैं। और इनका अर्थ भाई, कमला का क्या अर्थ है, मीनिंग कुछ ना कुछ होगा ही। मात्रा, जैसे हम यूज़ करते हैं, मैंने बोला कमला, तो कमला ये जो यहाँ पे मात्रा लगी है आ की, तो ये हमारी मात्रा से बोलते हुए हम यूज़ करते हैं कि कमला, खाना, पीना, बड़ी की मात्राओं का यूज़ होता है, वो मात्रा होती है। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट्स नहीं ना। सो 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, एंड लास्ट यहाँ पे हमारा रहता है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सेशन को लाइक एंड शेयर और हाँ सब्सक्राइब कर लेना है। देखो अगर आपके लिए बेस्ट है, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फोर्स नहीं करूँगी। PDF के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो चलिए
फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।